हेलो माय डियर इम्बाइबर्स, वेलकम टू इम्बाइब नीट क्लासेस। इम्बाइब नीट क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर सलमान अनवर खान। तो बच्चों, आज हम एक क्लास 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आए हैं। वो कौन सा है? आपका हेरिडिटी एंड वेरिएशन नहीं, आपका है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जेनेटिक्स। ए जेनेटिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है आपके पूरे के पूरे सिलेबस में। ठीक है, उसकी आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके कुछ लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे मिलेंगे। अगर आपको प्रॉपर तरीके से जेनेटिक्स पढ़ना है तो आपको सिर्फ एक चीज करनी है, ये आपको रिकॉर्डेड क्लास है। अगर आपको लाइव क्लास अटेंड करनी है तो सिर्फ एक छोटी सी चीज करनी है, डिसिप्लिन दिखाना है एंड इम्बाइब ऐप डाउनलोड करना है। बच्चों, डेली वहां पे हमारी लाइव क्लासेस होती है। ठीक है, अगर मेरी लाइव क्लासेस अटेंड करनी है तो बिना किसी हिचकिचाहट के आपको क्या करना है? इम्बाइब ऐप डाउनलोड करना है। इम्बाइब ऐप पे आप जाएंगे, इम्बाइब लाइव क्लासेस पे, यू विल फाइंड आउट माय लाइव क्लासेस एंड वहां पे हमसे लाइव आके पढ़ेंगे। सारे सब्जेक्ट्स वहां पे लाइव चलते हैं, तो फटाफट से डाउनलोड कर ले। एंड हाँ, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर तो कर ही दिया ही होगा आप लोगों ने अब तक। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है, अगर हम इस चैप्टर का वेटेज की बात करें, इफ आई टॉक अबाउट, अगर हम इसका वेटेज चेक करें, द वेटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर अगर हम देखें तो टोटल 5 क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से। 5 क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, टोटल 5 क्वेश्चंस, लगभग 5 क्वेश्चंस इस चैप्टर से आते हैं। तो 5 4 20, मतलब इट्स अ हाई वेटेज चैप्टर। ये काफी ज्यादा हाई वेटेज चैप्टर हो जाता है, तो आपको बहुत ही अच्छे से इस चैप्टर के बारे में पढ़ना है। तो आज के लेक्चर में हम काफी कुछ बेसिक पार्ट कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, विल बी कवरिंग अप एंटायर बेसिक थिंग। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा नाम है सलमान अनवर खान। बच्चों, मैं आपको बॉटनी पढ़ाता हूं। ठीक है, आपके इम्बाइब ऐप पे जाओगे, इम्बाइब लाइव क्लासेस में, यू विल फाइंड आउट मैं आपको बॉटनी पढ़ाता हूं। काफी सालों से मैं बॉटनी पढ़ा रहा हूं, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों जगह मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, काफी सारे बच्चों का नीट में सिलेक्शन भी हुआ है मेरे थ्रू। तो फटाफट से टीचर पे भरोसा करें एंड डाउनलोड करें ऐप को एंड क्लासेस पे अटेंड करें। ठीक है, तो चलो, ये हो गया मेरा इंट्रोडक्शन। अगर हम देखें तो ये पूरा का पूरा चैप्टर का फ्लो है। आज हमारा मेन क्या है बच्चों? हम बेसिक्स जानेंगे। ठीक है, विल बी डिस्कसिंग अबाउट सम बेसिक थिंग्स अबाउट द जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के कुछ बेसिक चीजों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो मेन आपको प्रॉपर पढ़ाई के लिए आपको इम्बाइब ऐप पे आना बहुत ही निहायत ही जरूरी है। तो सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके सामने, एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड हेरिडिटी कैरेक्टर इज कॉल्ड एज, सिंपल एज दैट। एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। आपको क्या करना है बच्चों? वीडियो पॉज करनी है। ठीक है, यू हैव टू पॉज दिस वीडियो एंड आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आपको पॉज करके आंसर करना है इसको। अब हम पढ़ते हैं बच्चों आपके कुछ बेसिक डेफिनेशंस। ठीक है, तो कमेंट में जरूर बच्चों अपने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में। अगर हम इसमें देखें तो कुछ टर्मिनोलॉजी आ जाती है। कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी आ जाती है जो कि इंपॉर्टेंट है? वो कौन सी? आपकी हेरिडिटी, वी हैव जेनेटिक्स, वी हैव इनहेरिटेंस, ठीक है, वी हैव जीन्स, वी हैव वेरिएशन। तो सिंपल एज दैट, अगर हम इस चैप्टर का नाम देखें प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये इसको हम शॉर्ट में जेनेटिक्स भी बुलाते हैं, राइट? वी कॉल दिस एज जेनेटिक्स आल्सो। अब इसके अंदर में क्या आता है? इसमें दो चीज आती है, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। वी हैव टू थिंग्स प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इनहेरिटेंस को अगर हम सिंपल तरीके से समझें, इनहेरिटेंस का एकदम सिंपल फॉर्म में अगर हम समझें तो क्या हो रहा है? कैरेक्टर्स मूव कर रहे हैं। ठीक है, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स मूव कर रही हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, उसी को हम क्या बुलाते हैं? इनहेरिटेंस। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस, सिंपल एज दैट। ठीक है, जो आपके कैरेक्टर मूव कर रहे हैं एक जनरेशन से अनदर जनरेशन में, उसी को हम क्या बुला रहे हैं? इनहेरिटेंस। वेरिएशन क्या होती है बच्चों? चेंजेस। ठीक है, वेरिएबिलिटी अमंग द ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, अगर हम सेम भाई बहन है तो भी हमारे अंदर में क्या हो जाते हैं? सर्टेन चेंजेस होते हैं। तो चलते हैं एक एक करके डेफिनेशन पढ़ते हैं। हेरिडिटी, इट्स अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेरिटेबल ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। ठीक है, जो आपकी कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। इनहेरिटेंस क्या है? इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी एंड बाय दिस प्रोसेस ट्रेट्स आर पास फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, मतलब इसमें भी आपके पेरेंट मतलब ट्रेट्स ट्रांसफर हो रहे हैं। अब जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स इट्स सिंपल एज दैट। इट्स अगर हम सिंपलेस्ट डेफिनेशन देखें तो इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, सिंपल एज दैट। ठीक है, ये एक आपकी ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि आपके इनहेरिटेंस, हेरिडिटी एंड वेरिएशन के बारे में जानते हैं। ठीक है, सो द कंटिन्यूटी ऑफ द जीन पूल इज मेंटेन्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस। ये आपके इनहेरिटेंस के थ्रू ही होता है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है
वो कौन प्ले करता है बच्चों? मियोसिस। मियोसिस बच्चों एक आपके वेरिएशन, जो आपकी वेरिएबिलिटी हो रही है, जो आपके अंदर में वेरिएशन आ रहे हैं, वो आपके कॉज कर रहा है। तो मियोसिस आपकी क्या कर रहा है? स्पीशीज की स्टेबिलिटी देख रहा है। ठीक है, मियोसिस की वजह से आपकी स्पीशीज की कॉन्टिन्यूटी हो रही है। मियोसिस की वजह से क्या आ रहा है बच्चों? आपका वेरिएशन आ रहा है। तो मियोसिस इज आल्सो गोइंग टू कॉज द स्पीशीज कॉन्टिन्यूटी, कि एक स्पीशीज अपना नंबर मेंटेन करे। ठीक है, एक स्पीशीज अपना नंबर को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके रखे, तो वो भी आपके मियोसिस के दरमियान होता है। ठीक है, तो जीन्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, आपकी बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होते हैं एंड आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। वेरिएशन एग्जिस्ट अमंग इंडिविजुअल ऑफ वन स्पीशीज, वेरिएशन इज ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, जो कि मैंने आपको बताया। इसके अंदर वेरिएशन क्यों आता है बच्चों? बिकॉज ऑफ मियोसिस के अंदर एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या? वेरिएशन, मतलब इसके अंदर में क्या होती है? क्रॉसिंग ओवर। अब याद कीजिए, मियोसिस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, राइट? मियोसिस के अंदर में दो पार्ट होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 is further divided into prophase 1, metaphase 1, anaphase 1 and telophase 1, and in prophase 1 we have ले जा पानी डिपेंडाई, लेप्टोटीन, ले से क्या आ गया? लेप्टोटीन, जा से क्या आ गया? जाइगोटीन, पानी से क्या आ गया बच्चों? पैकेटीन, डिप से क्या आ गया? डिप्लोटीन, एंड डाई से क्या आ गया? डायाकाइनेसिस। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस। तो उसके थ्रू आपके क्या हो रहा है? एक वेरिएशन कॉज हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो एक क्वेश्चन था, आई थिंक सो आप लोगों ने वो क्वेश्चन कर दिया होगा कमेंट सेगमेंट में आंसर। ठीक है, यू माइट हैव आंसर दिस क्वेश्चन। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, मैं इसका आंसर नहीं दूंगा आपको, वो आपको आंसर करना है। ठीक है, यू हैव टू आंसर दोस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। एक और क्वेश्चन है, जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद वेरिएशन इनहेरिटेंस बोथ ए एंड बी, या स्टडी ऑफ कैरेक्टर्स। देखो, अब जब आप ऐप पे क्लासेस अटेंड करोगे तो आप खुद से सिलेक्ट कर सकते हो ऑप्शंस को। ठीक है, आप खुद से ऑप्शंस को क्या कर सकते हो गाइस? सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द वेरिएशन इनहेरिटेंस बोथ ए एंड बी, स्टडी ऑफ कैरेक्टर। तो फटाफट से कमेंट सेगमेंट में आपको आंसर करना है, सभी बच्चों को सोल्यूशन नहीं देखेंगे। अब अगर हम इस पूरे के पूरे चैप्टर की बात करें, इफ यू विल टॉक अबाउट दिस एंटायर चैप्टर, दिस एंटायर चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट में डिवाइडेड है ये पूरा का पूरा चैप्टर। मेंडेलियन, Mendelian, pre-Mendelian and post-Mendelian. Mendelian character, pre-Mendelian character, as well as we have the post-Mendelian. इन 3 फॉर्म में आपका पूरा का पूरा चैप्टर डिवाइडेड है। दैट्स व्हाई मेंडल को हम क्या बुलाते हैं? मेंडल को हम सबसे पहली बात ये याद रखिएगा, हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स गाइस? हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? मेंडल इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, अगर हम देखें फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, याद रखिएगा बच्चों, फादर ऑफ जेनेटिक्स इज ग्रेगोर जॉन मेंडल। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है ये, एक ऐसा नाम है जिसके ऊपर हर साल क्वेश्चन आता है। सो हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? ही इज कॉल्ड एज द ग्रेगोर जॉन मेंडल। ठीक है, इनको हम क्या बुलाते हैं? वी कॉल देम एज, वी विल राइट डाउन द नेम, ग्रेगोर जॉन मेंडल। इनको हम क्या बुलाते हैं? वी कॉल हिम एज ग्रेगोर जॉन मेंडल। एक बहुत ही फेमस नाम है, जेनेटिक्स इनके बिना नहीं हो सकता है। वहीं पे एक और फादर आते हैं, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। ठीक है, वी हैव वन मोर नेम कॉल्ड एज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। तो अगर हम देखें हु इज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स इज आवर थॉमस हंट मॉर्गन, TH मॉर्गन, जिसको हम शॉर्ट में बुलाते हैं। ठीक है, देखो ये सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद करना है आप सबको। ठीक है, इट इज थॉमस हंट मॉर्गन, TH मॉर्गन, ऑलवेज रिमेंबर दिस नेम। ठीक है, इसको हम क्या बुलाते हैं? वी कॉल देम एज द थॉमस हंट मॉर्गन और द TH मॉर्गन। बहुत ही फेमस नाम है। देखो, तो जेनेटिक्स जो है इन्हीं के नाम से शुरुआत हुई, मेंडल के नाम से शुरुआत हुई, और फिर पोस्ट मेंडेलियन चला गया हमारा एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के ऊपर में। अब आप बोलोगे सर ये हमने प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट, मतलब अगर हम देखें, अगर हम इसको सीक्वेंस में लिखें, अगर मैं इसको सीक्वेंस में लिखूं तो थोड़ा सा सीक्वेंस मिल जाएगा, प्री मेंडेलियन, देन मेंडेलियन एंड देन पोस्ट मेंडेलियन। 3 कॉन्सेप्ट हो गए। अगर हम देखें, अगर हम सीक्वेंस में लिखेंगे तो सबसे पहले आएगा प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट, कि मेंडल से पहले क्या हमारी सोच थी, मेंडल के आने से पहले हमारी क्या सोच थी, मेंडल के दौरान हमारी क्या सोच बनी, एंड फिर मेंडल के बाद क्या हुआ। अब आप बोलोगे सर एनसीईआरटी में सिर्फ मेंडेलियन एंड पोस्ट मेंडेलियन, यस,
एनसीईआरटी में सिर्फ मेंडेलियन एंड पोस्ट मेंडेलियन, आपके सिलेबस में प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन अगर आप एवोल्यूशन चैप्टर में जाओगे तो एवोल्यूशन में कई सारी इनकी थ्योरीज आप पढ़ोगे, ठीक है। ये सारी कुछ थ्योरीज आप पढ़ोगे तो जस्ट कि आप इसको स्टोरी के फॉर्म में सुन लो, बिकॉज ये क्या है, एक आपको कॉन्सेप्ट दिखाएगा कि अच्छा उस टाइम पे लोगों की जहनियत कैसी थी, उस टाइम पे लोगों की सोच कैसी थी, ठीक है। आप ये मैंडेटरी नहीं है याद करना, ये मैंडेटरी नहीं है याद करना, ये मैंडेटरी नहीं है आपको नोट्स बनाने में भी, ठीक है। यू जस्ट लिसन इट एज अ स्टोरी सो दैट आपके एक जहन में एक फ्लो रहे, ठीक है। आपके एक जहन में एक प्रॉपर तरीके से क्या रहेगा, इस फ्लो रहे कि अच्छा इस तरीके से उस टाइम पे लोगों की सोच चलती थी। तो सबसे पहला नाम है बच्चों आपका पाइथागोरस थ्योरम। अब बोलोगे सर मैथ्स कहाँ पढ़ा गए, तो बच्चों पाइथागोरस जो मैथ्स वाले साइंटिस्ट थे पाइथागोरस, उन्होंने एक बायोलॉजी में भी थ्योरी दी थी, उस टाइम पे बाइफर्केशन नहीं होता था, एक थ्योरी दी थी, क्या मॉइस्ट वेपर थ्योरी दी थी। ही हैज गिवन अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी थी उस टाइम पे, मॉइस्ट वेपर थ्योरी, जो कि एक बहुत ही फनी है। सो इन दिस उन्होंने क्या कहा, मेल बॉडी से कुछ क्या कर रहे हैं बच्चों, आपके सम सॉर्ट ऑफ मॉइस्ट वेपर निकल रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, मेल बॉडी इज गोइंग टू प्रोड्यूस, मेल बॉडी से क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूसेस सम सॉर्ट ऑफ मॉइस्ट वेपर ड्यूरिंग क्वाइटस, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होता है, मेल बॉडी से कुछ वेपर्स निकल रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, एक्यूमुलेट कर रहे हैं इनटू द फीमेल बॉडी, वो एक्यूमुलेट कर रहे हैं फीमेल बॉडी में, और उससे क्या बन रहा है, आपका एक नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है। कितना फनी है, राइट, कितना फनी है। मतलब मेरे बॉडी से क्या हो रहे हैं, वेपर्स निकल रहे हैं और वो फीमेल बॉडी के अंदर जा रहे हैं और वहां पे एक नया एम्ब्रियो बन रहा है। इजंट इट फनी? सो दिस थ्योरम वाज रिजेक्टेड, बट ऑब्वियस सी बात है। फिर आता है क्या, आपका एरिस्टोटल की रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी, जो कि बहुत ही अजीब थ्योरी थी। उन्होंने क्या कहा कि मेल का ब्लड प्योर होता है एंड फीमेल का ब्लड इम्प्योर होता है, राइट। मेल का ब्लड प्योर होता है, फीमेल का ब्लड इम्प्योर होता है, और ये मेल का प्योर ब्लड जब फीमेल की बॉडी में जाता है तब क्या होता है बच्चों, आपका एक नया ऑर्गेनिज्म का इजाद होता है, वही चीज लिखी है। He was of the belief that both the males and the female produces reproductive blood। उन्होंने कहा कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ब्लड प्रोड्यूस करते हैं, एंड मेल रिप्रोडक्टिव ब्लड वाज प्योरर देन फीमेल। उन्होंने क्या कहा, मेल का ब्लड प्योर होता है फीमेल से। When the two reproductive drops of blood coagulate to form the embryo, it is due to the male pure blood that the characteristics of the male contributed more than the impure blood। सिंपल एज दैट उन्होंने ये कहा, जो कि ये भी एक रिजेक्टेड थ्योरी थी। दिस वाज आल्सो अ रिजेक्टेड थ्योरी, ये भी एक रिजेक्टेड थ्योरी थी। फिर आती है एक बहुत फेमस थ्योरी जो कि आपके एवोल्यूशन चैप्टर में भी है, परफोरेशन थ्योरी। दिस थ्योरी इज आल्सो प्रेजेंट इन योर एवोल्यूशन चैप्टर व्हिच शोज परफोरेशन थ्योरी। इन दिस थ्योरी ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी, इस थ्योरी के अनुसार ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, ऑलरेडी एग्जिस्टेड वो और प्री फॉर्म्ड इन द एग्स और स्पर्म इन अ वेरी माइन्यूट फॉर्म कॉल्ड एज द होमुनकुलस। उन्होंने कहा, क्या कहा कि स्पर्म एंड ओवा में ऑलरेडी छोटे 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 इंसान हैं। उन्होंने क्या बोला था, एक मिनिएचर इंसान आपके एग्स एंड स्पर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। इन एग्स एंड स्पर्म द मिनिएचर ह्यूमन बीइंग्स आर प्रेजेंट इन दैट एग्स एंड स्पर्म, और वो हमारी फीमेल बॉडी के अंदर में जा रहा है, जिससे क्या करें, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, स्पीड अप कर रहे हैं फॉर्मेशन, जो कि बेकार है। फिर आते हैं थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस। थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस चार्ल्स डार्विन ने दिए थे, फादर ऑफ एवोल्यूशन। थ्योराइज्ड दैट मिनिएचर एंड इनविजिबल बॉडी पार्ट्स एग्जिस्ट इन द ब्लड कॉल्ड एज जेम्यूल्स। उन्होंने क्या कहा, हमारे ब्लड के अंदर में छोटे छोटे हमारे पार्ट्स प्रेजेंट है, ठीक है। हमारे ब्लड के अंदर में छोटे छोटे पार्ट्स प्रेजेंट है, और यही पार्ट्स क्या कर रहे हैं, ये ट्रांसमिट हो रहे हैं टू द सेक्स ऑर्गन्स। वो सेक्स ऑर्गन के थ्रू, मतलब आपके सेक्स ऑर्गन्स के थ्रू ये मूव कर रहे हैं, एंड असेंबल्ड इन द गेमीट्स आफ्टर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, दीज गेम्यूल्स डेवलप इनटू अ नेचुरल बॉडी पार्ट। तो ये सारी की सारी थ्योरीज उस टाइम पे चल रही थी, ये सारी की सारी थ्योरीज रिजेक्ट आउट हुई। क्यों? क्योंकि हमारे सामने आए हीरो ऑफ दिस पूरा एंटायर सेशन, जो कि कौन थे, मेंडल। हीरो ऑफ दिस एंटायर सेशन, जिनका नाम है बच्चों मेंडल। अब जितना कुछ मेंडल के बारे में लिखा है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं थोड़ा सा बच्चों आपको मेंडल के बारे में बताऊं, मेंडल एक बहुत ही गरीब घराने से थे, बहुत ही गरीब घर के एक शख्स थे, ठीक है। ही वॉज वेरी मच पुअर, बहुत ही ज्यादा पुअर थे। तो एक फार्मर पेजेंट के घर में थे, पैदा हुए थे वो। और उस टाइम पे जब हम बात करें 18th सेंचुरी में ऑस्ट्रिया के में ये पैदा हुए थे। ऑस्ट्रिया में बच्चों वहां पे चर्च चलता था, अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आपको चर्च ज्वाइन करना है। तो एट द एज ऑफ 11 उनको क्या किया, कुछ मॉन्क्स ने देखा और बोला कि यार ये तो पढ़ने में बहुत तेज है, और उसको बोला कि तुम मेरे साथ चलो और पढ़ाई करो। तो उन्होंने वहां पे फिजिक्स, मैथ्स एज वेल एज बायोलॉजी की पढ़ाई की, एंड देन ही बिकेम वो चर्च में ज्वाइन कर लिया उन्होंने। चर्च में जो नहीं होते मेन फादर, जो रेसाइटेशन करते हैं, सब कुछ करते हैं,
तो वो पोप बन गए, मतलब चर्च में जाके वो मेन फादर का उन्होंने पोजीशन ज्वाइन किया एंड वहीं पर उनकी लाइफ थोड़ी सी सेटल्ड फॉर्म में हुई। वहां पे उनको एक घर मिला और उस घर के अंदर में उनको क्या मिला, घर क्या, चर्च के अंदर में एक कमरा मिला रहने के लिए, एज वेल एज उनको क्या मिला, एक गार्डन मिला। और उसी गार्डन में उन्होंने द मोस्ट फेमस, द वर्ल्ड मोस्ट फेमस एक्सपेरिमेंट की शुरुआत की थी। ठीक है, वो क्या था बच्चों आपका, द वर्ल्ड मोस्ट फेमस एक्सपेरिमेंट क्या है, एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, इसकी शुरुआत की, एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन की शुरुआत की उन्होंने। ठीक है, तो जो पॉइंट लिखा है बच्चों यहाँ पे बहुत जरूरी है। ही वॉज बोर्न ऑन 22 जुलाई 1822। ठीक है, 22 जुलाई 1822 में उनका जन्म हुआ था। ही यूज्ड एडिबल गार्डन पी, उन्होंने गार्डन पी का इस्तेमाल किया था। ठीक है, उन्होंने गार्डन पी का इस्तेमाल किया था। गार्डन पी का नाम क्या बच्चों, पाइसम सटाइवम। ऑलवेज रिमेंबर यहाँ पे गार्डन बी का नाम लिखा है, ना कि गार्डन पी का नाम लिखा है, ना कि किसका, ना कि स्वीट पी का। Sweet pea and garden pea both are different. So just tell me in the comment segment what is a sweet pea called as. आपको कमेंट सेगमेंट में ये बताना है स्वीट पी को क्या बुलाते हैं। बस मैं ये बोल रहा हूं गार्डन पी एंड स्वीट पी इज नॉट द सेम। स्वीट आपके गार्डन पी को क्या बोलते हैं बच्चों, पाइसम सटाइवम बोलते हैं। उन्होंने टोटल 7 साल अपने इस एक्सपेरिमेंट पे काम किया था, टोटल 7 साल किया काम, फ्रॉम द ईयर 1856 टू 1863। 1856 से लेके 1863 तक उन्होंने इसके ऊपर काम किया था। For complete 7 long years he worked on this experiment. ठीक है, for the experiment he proposed the postulate of inheritance, और इसी के दौरान उन्होंने क्या किया था, postulates of inheritance दिए and wrote a paper. पेपर का नाम लिखा क्या, एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। देखो अभी भी अगर हमें कुछ भी चीज दुनिया के सामने देखनी आनी पड़ती है तो हम क्या करते हैं, पेपर लिखते हैं और उसको क्या करते हैं, जर्नल्स में पब्लिश कराते हैं। तो उन्होंने भी क्या किया था बच्चों, पेपर लिखा था एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन और उसको पब्लिश कराया था किसमें, प्रोसीडिंग्स ऑफ ब्रून नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी इन द ईयर 1866। ठीक है, प्रोसीडिंग्स ऑफ ब्रून नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी इन द ईयर 1866 में इस पेपर को उन्होंने पब्लिश कराया था। पब्लिश क्यों, देखो अब पब्लिश इसलिए कराया जाता है ना पेपर, ताकि लोग पढ़ सके, क्योंकि ये पेपर का एक्सेस बहुत सारे करोड़ों लोगों के पास होता है। वो कोई भी चाहे, जैसे आजकल तो डिजिटल वर्ल्ड है, अगर मैं चाहूं तो मैं गूगल पे जाके आप किसी का भी रिसर्च पेपर पढ़ सकते हो। ठीक है, आपको किसी का भी रिसर्च पेपर पबमेड पे जाके, पबमेड एक वेबसाइट है, ठीक है, आपकी पबमेड एक वेबसाइट है, उस पे जाके आप पढ़ सकते हो किसी का भी रिसर्च पेपर। ठीक है, तो उसी तरीके से, लेकिन उस टाइम पे क्या था, ऑफलाइन चलता था, ऑफलाइन उस टाइम पे डिजिटल का जमाना नहीं था, तो लोगों के सामने पर्चे मिलते थे। तो उन्होंने एक मीटिंग के दौरान, मीटिंग हुई थी, 2 मीटिंग्स हुई थी। ठीक है, 2 मीटिंग हुई थी, बस सिर्फ 2 मीटिंग सोचो, तो 2 मीटिंग हुई थी और उन्होंने क्या किया था, एक पेपर दिया था, प्रोसीडिंग ऑफ ब्रून नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी। सोचो 2 मीटिंग, 2 मीटिंग में तो कुछ भी नहीं होता यार। 2 मीटिंग में तो आप स्कूल तक नहीं डिसाइड कर पाते, स्कूल क्या लेंगे। 2 मीटिंग में तो आप ये तक डिसाइड कर नहीं पाते कि भैया हम कौन सी स्ट्रीम ले, मेडिकल ले या इंजीनियरिंग ले। उनको सिर्फ और सिर्फ 2 मीटिंग हुई थी। ठीक है, और उन्होंने पेपर पब्लिश किया था, प्रोसीडिंग ऑफ ब्रून नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी इन द ईयर 1866। काम किया 1863 में, पेपर पब्लिश किया 1866 में, लेकिन वहां पे उनको बहुत डांट पड़ गई। वहां पे क्या हुआ, उनके पेपर को रिजेक्ट कर दिया गया, हिज पेपर वाज रिजेक्टेड। ठीक है, रिजेक्शन क्यों हुआ था, बिकॉज हिज पेपर हैज लिमिटेड साइटेशन, बहुत ही लिमिटेड सर्कुलेशन था कि लोग इसको सर्कुलेट ही नहीं कर पाए, क्योंकि 2 ही मीटिंग हुई थी। एज वेल एज अगर आप कुछ भी नया करने जाते हो, तो क्या होता है भैया, आपको रोक दिया जाता है। ठीक है, देयर इज ऑलवेज समवन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड स्टॉपिंग यू टू डू समथिंग, राइट, कि नहीं ये गलत है। तो उन्होंने क्या किया था, मैथ्स यूज किया था बायोलॉजी में। आप बोलोगे सर पाइथागोरस भी तो थे, बेटा उन्होंने, पाइथागोरस ने सिर्फ बायोलॉजी ही यूज किया था, बायोलॉजी समझाने के लिए। लेकिन उन्होंने क्या किया, मैथ्स के फॉर्मुलेज यूज किए थे बायोलॉजी समझाने के लिए, जो कि उस टाइम पे लोगों को डाइजेस्ट करना बहुत ही मुश्किल काम था, तो इसलिए रिजेक्ट हुआ। एज वेल एज इनका जो एक और पॉइंट है, ही गॉट, थर्ड पॉइंट मैं लिख देता हूं यहां पे, ही गॉट फेलियर, ही वॉज नॉट कॉन्फिडेंट। थर्ड पॉइंट क्या था, ही वॉज नॉट कॉन्फिडेंट, वो खुद से ही कॉन्फिडेंट नहीं थे। ही वॉज नॉट कॉन्फिडेंट एज ही गॉट फेलियर इन 2 क्रॉप्स। उनको 2 क्रॉप्स में क्या मिल गया बच्चों, फेलियर मिल गया। ठीक है, ही वॉज नॉट कॉन्फिडेंट बिकॉज ही गॉट फेलियर इन 2 क्रॉप्स, 2 क्रॉप में उनको फेलियर मिल गया। तो कौन कौन सा, हिरेसियम, ठीक है, हिरेसियम एज वेल एज लबलब बीन्स। ठीक है, उनको 2 क्रॉप में, आपके जिसको हम हॉकवीट भी बुलाते हैं, हिरेसियम इज ऑल्सो कॉल्ड एज द हॉकवीट। ठीक है, हिरेसियम
सी है बेटा ये, हिरेसियम एंड लबलब बीन्स। सो दैट्स व्हाई इनके क्या हो गया, रिजेक्ट कर दिया गया। अब जब इनका पूरा रिजेक्शन हो गया तो इनको क्या हुआ, फिर फाइनली 1884 में उनकी एक पीसफुल डेथ हो गई। 1884 में क्या हो गया, इनकी एक पीसफुल डेथ हो गई, लेकिन अब इनके काम को रीडिस्कवर हुआ आफ्टर 16 ईयर्स, एग्जैक्ट 16 साल बाद। आप कैलकुलेट कर सकते हो खुद से, आफ्टर 16 ईयर्स, एग्जैक्ट 16 साल बाद आप खुद से कैलकुलेट करो, 84 में 16 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 1900। आफ्टर 16 ईयर इन 1900 उनके काम की रीडिस्कवरी हुई इंडिपेंडेंटली। उनके काम की रीडिस्कवरी हुई इंडिपेंडेंटली। तो बहुत लोग बोलते हैं कि भाई माइट बी पॉसिबल मेंडल का भूत आया होगा और उनके सपनों में बता के गया होगा, क्योंकि उनके पेपर की कोई इतनी वैल्यूएशन ही नहीं थी, इतना सब कुछ था ही नहीं। लेकिन उनके काम को वापस रीडिस्कवर किया 3 साइंटिस्ट ने अलग अलग जगहों पे, ठीक है, अलग अलग, कोई हॉलैंड में था, कोई जर्मनी में था, कोई मतलब सब लोग अलग अलग जगह पे थे। और वो 3 साइंटिस्ट कौन से थे, अच्छा कोई कलर नहीं है तो हम ब्लू येलो से लिखेंगे। 3 साइंटिस्ट कौन कौन से थे, ह्यूगो डे व्रीज, कार्ल कॉरेंस एंड एरिक वॉन टेशमार्क। एरिक वॉन टेशमार्क, ह्यूगो डे व्रीज एंड कार्ल कॉरेंस, ये 3 साइंटिस्ट ने, इन्होंने क्या किया था, रीडिस्कवर किया था काम को, एज वेल एज ह्यूगो डे व्रीज ने इनके पेपर को रीपब्लिश किया इन द ईयर 1901, 1901 में इनके पेपर को वापस से रीपब्लिश कराया गया। 1901 में इस पेपर को वापस रीपब्लिश कराया गया इन अ मैगजीन कॉल्ड एज फ्लोरा। फ्लोरा में इनके काम को वापस रीपब्लिश कराया गया। और फिर लोगों ने समझा, अच्छा जो मेंडल कह रहे थे वो तो एज इट इज, वो एकदम 100% क्या है गाइस, ये एकदम 100% क्या है, एग्जैक्ट सच बोल रहे हैं। तो ये सुनने के बाद उनका क्या हो गया बच्चों, बहुत ही ज्यादा उनका मतलब लोगों के सामने मेंडल की सोच सामने आ गई, अच्छा मेंडल का ये कहना है। क्लियर है? तो ये था बच्चों, यहां से मेंडल की एरा की शुरुआत हुई, यहां से मेंडल की लोगों ने सोच समझी एंड फिर यहीं से आपका पोस्ट मेंडेलियन हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों और थोड़ा सा इनके काम को समझते हैं, ठीक है, इनके थोड़े से काम को समझते हैं। तो मेंडल ने सबसे पहले क्वेश्चन आता है, व्हाई मेंडल सिलेक्टेड पी प्लांट्स, मेंडल ने सिर्फ पी प्लांट को क्यों सिलेक्ट किया था। सबसे पहला क्वेश्चन, इनके जो प्लांट होते हैं वो ज्यादा ना ही ज्यादा बड़े हैं ना ही ज्यादा छोटे होते हैं, ठीक है। इनके पास क्या होते हैं, इनके पास कई सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मतलब विपरीत, हिंदी में अगर हम सोचे तो विपरीत होता है कॉन्ट्रास्टिंग, जैसे नहीं होता व्हाइट के साथ तो व्हाइट ही पहनते हैं, लेकिन लड़कियों को ज्यादा पता होगा, वो कॉन्ट्रास्टिंग कपड़े पहनती हैं, वो सलवार चुन्नी अलग होनी चाहिए, शर्ट पैंट का कलर अलग होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए, कॉन्ट्रास्टिंग, जैसे रेड के साथ आप ब्लैक पहनो तो अच्छा लगता है, या रेड के साथ आप ग्रेश कपड़ा पहनो तो अच्छा लगता है, तो समवॉट लाइक दिस, ठीक है। आई एम नॉट इनटू सो मच इन कलर्स। तो आपको कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड का मतलब समझ में आ गया। तो विपरीत तरीका, जैसे कि एक टॉल है तो दूसरा कैसा होगा, शॉर्ट होगा, एक वॉयलेट है तो दूसरा व्हाइट होगा, मतलब अलग अलग कलर का उन्होंने किया, ठीक है, अलग अलग कलर्स प्रेजेंट है। फ्लावर्स कैसे, क्लिस्टोगैमस, क्लिस्टोगैमस का मतलब क्या होता है, क्लोज फ्लावर्स है, ठीक है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर का मतलब क्या होता है, आपके क्लोज्ड फ्लावर्स, ठीक है। एंड सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन कैन बी इजिली डन, सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन हम आराम से कर सकते हैं, ठीक है। A large number of offsprings are produced, एक सिंगल मीटिंग से thousands of offspring प्रोड्यूस किया जा सकती है, साइकिल बहुत छोटी होती है। फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं इसके अंदर में। इट हैज लेस नंबर ऑफ क्रोमोसोम, गार्डन पी डज नॉट शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है, वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी नहीं शोते। इस वजह से उन्होंने क्या किया था बच्चों, उन्होंने गार्डन पी प्लांट को लिया था और उन्होंने क्या किया, इसके अंदर में टोटल 17 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, सॉरी 17 बोल रहा हूं, बहुत ज्यादा हो गया, टोटल 14 कैरेक्टर्स देखे थे। कैरेक्टर कितने देखे थे बच्चों, उन्होंने टोटल 14 कैरेक्टर देखे। इट टुक 14 कैरेक्टर्स इन कंसिडरेशन। और अगर हम इनका पेयर फॉर्म में करें तो कितना हो जाएगा, 7। पेयर फॉर्म में देखें तो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे। जैसे कि उन्होंने मेजरली किस पे काम किया, स्टेम, फ्लावर, पॉट का मतलब क्या होता है, फ्रूट, ऑलवेज रिमेंबर प्लॉट का मतलब होता है फ्रूट,
ठीक है, एंड सीड्स। ठीक है, तो टोटल 4 बेसिक उन्होंने इस पे डोमेन्स पे काम किया था। स्टेम उन्होंने देख बोला कि प्लांट की हाइट कैसे हो सकती है, टॉल भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है। फ्लावर पोजीशन एक्सियल हो सकती है या टर्मिनल, एक्सियल हो सकती है टर्मिनल। अब बच्चों देखो, एक्सियल हो सकती है, टर्मिनल को मैं थोड़ा सा समझाता हूं। एंगल एक्सियल होता क्या है, देखो लेट्स सपोज मैं एक पौधा हूं, पौधा सलमान, मेरा नाम क्या है, पौधा सलमान, ठीक है। तो लेट्स सपोज आई एम अ प्लांट, तो नाउ दिस इज माय आर्म इज अ ब्रांच, ये आर्म क्या है बच्चों, मेरी ब्रांच है। अब आप देखो मेरी बॉडी, ये मेरी बॉडी है मेन एक्सिस, और ये ब्रांच है, इन दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है, यहां पे भी एक नीचे की तरफ एंगल बन रहा है, यहां पे भी एक एंगल बन रहा है। बोलेंगे हाँ सर, यहां पे क्या हो रहा है, एक एंगल बन रहा है, और यहां पे भी क्या हो रहा है, एंगल बन रहा है कि नहीं, बोलेंगे हाँ सर, एक एंगल बन रहा है, जैसे यहां पे भी एक एंगल बन रहा है, यहां पे भी एक एंगल बन रहा है। नाउ दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ एक्सिल, ठीक है, इसी को एक्सिल बुलाते हैं। और वहां पे अगर फ्लावर ग्रो कर रहा है या बर्ड ग्रो कर रही है तो उसको हम क्या बुलाते हैं, एक्सिलरी। ठीक है, तो एक्सिल हो सकता है या टर्मिनल, टर्मिनल मतलब टॉप पे। फिर आता है बच्चों फ्लावर, फ्लावर कलर कैन बी पर्पल और इट कैन बी व्हाइट। पॉड फ्रूट कैसा हो सकता है, ग्रीन हो सकती है मटर, या फिर येलो मटर हो सकती है। फ्रूट का मटर का शेप कैसा हो सकता है बच्चों, इन्फ्लेटेड मोटी मोटी हो, या फिर क्या कॉन्स्ट्रिक्टेड हो, दबी दबी मटर हो। सीड जो उसके अंदर में जो बीज निकल रही है, मटर जो निकल रही है उसके अंदर में, वो येलो कलर की हो सकती है, ग्रीन कलर की मीठी मीठी मटर हो सकती है, ये राउंड हो सकती है, या कैसी हो सकती है, रिंकल्ड हो सकती है। तो ये सारे उन्होंने क्या किए थे बच्चों, कैरेक्टर्स लिए, और उन्होंने सबके अलग अलग फॉर्म बनाए। जैसे राइपेंड सीड का आर लिया स्मूथ, और उसका आपके सीड का कलर ऑफ सीड के लिए वाई और ये लिया, कलर ऑफ फ्लावर के लिए पी यूज किया, फॉर्म ऑफ राइप फ्रूट पॉट्स के लिए आई यूज किया, अनराइप पॉट्स के लिए जी। मतलब इस तरीके से उन्होंने अलग अलग कैरेक्टर्स में अलग अलग उन्होंने अल्फाबेट्स का यूज किया था। एंड फाइनली फिर उन्होंने क्या दे दिया था बच्चों, इसके बाद उन्होंने क्या दिया था, आफ्टर दिस ओनली ही हैज रिप्रेजेंटेड द मोस्ट फेमस प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, इसी के बाद उन्होंने क्या दे दिया था बच्चों, वर्ल्ड फेमस, सबसे ज्यादा फेमस क्या दिया था बच्चों, लॉज दिए थे। He has given the world famous laws of inheritance। ठीक है, बहुत ही ज्यादा फेमस, जो सबसे ज्यादा फेमस लॉज हैं वो सारे उन्होंने दे दिए थे। तो इन लॉज को हम डिटेल में कहां पढ़ेंगे, मेंडल के सारे लॉज को अगर हम डिटेल में देखें तो हम एक ही जगह पढ़ सकते हैं। वो कहां है भैया, वो है इम्बाइब ऐप पे। ठीक है, यू हैव टू गो एंड डाउनलोड इम्बाइब ऐप। इम्बाइब ऐप पे जाएंगे, इम्बाइब लाइव क्लासेस में जाएंगे, आपको सारी क्लासेस वहां पे आपको लाइव दिखेंगी। ठीक है, यू विल फाइंड आउट द एंटायर क्लासेस लाइव गोइंग डाउन देयर। तो वहां पे आपको जेनेटिक्स पढ़ाते हुए मैं मिलूंगा। तो जस्ट फटाफट से अगर पढ़ना है जेनेटिक्स और अच्छे से तो डाउनलोड करें। अभी तो मैंने अच्छे से पढ़ा है, अगर आपको लॉज जानने हैं, फॉर्मूलेज जानने हैं, क्वेश्चंस करने हैं, आपको इम्बाइब ऐप डाउनलोड करना है, क्लास में आ जाना है मेरे, एज वेल एज मुझसे बात करनी है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल, हमारा टेलीग्राम चैनल है इम्बाइब अचीव नीट सलमान अनवर खान, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। कहां मिलेंगे अब, जल्द ही मिलेंगे, रोज रोज इम्बाइब ऐप पे क्लास होती है, तो जल्द ही मिलेंगे इम्बाइब ऐप पे। मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर सलमान अनवर खान, वेटिंग फॉर यू ऑन आवर इम्बाइब ऐप। अंटिल एंड कीप इम्बाइबिंग, बाय बाय। Keep imbibing. We believe in you.